Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with trial of warrant cases by magistrate. So let's start. I think in previous video I have already done with trial at sessions court. तो अभी हम चालू करने वाले हैं वारंट केसेस का जो ट्रायल होता है वो कैसे होता है, ठीक है. Warrant cases basically before dwelling into its trial you need to know what warrant cases are, ठीक है. और warrant cases कहाँ डिफाइन किए गए हुए हैं, तो वारंट केसेस जो हैं इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 जेड में इन BNSS. ओके, हाउ इज इट डिफाइंड? केसेस दैट आर पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years. तो वारंट केसेस वो केसेस होते हैं जो कि या तो डेथ से पनिशेबल है, या तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, या फिर 2 साल से ज़्यादा की जो इम्प्रिजनमेंट होता है उससे. ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ केसेस एंड दीज केसेस आर कॉल्ड द वारंट केसेस. ऐसे केसेस कौन कौन ट्राई कर सकता है? वी हैव सेशंस को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो वारंट डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे सकता है. ओके, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है बिकॉज इट कैन पनिश मोर देन 2 years, 2 साल से ज़्यादा ये सज़ा दे सकता है. JMFC 2 साल से ज़्यादा दे सकता है, तो ये भी ट्राई कर सकता है, ठीक है. तो वारंट केसेस इन तीनों कोर्ट्स में आ सकते हैं, ठीक है. हाउ एवर कुछ लिमिट के बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वारंट केस को ट्राई नहीं कर सकता बिकॉज वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ पेनल्टी ये दोनों कोर्ट्स नहीं दे सकते. ओके, सो आफ्टर दिस वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि वारंट केसेस का जो ट्रायल है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है और आपको 2 तरीके से वो पूछा जा सकता है. एक तो ये होगा कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय पुलिस रिपोर्ट और FIR, और ट्रायल ऑफ वारंट केसेस अदरवाइज मैजिस्ट्रेट, अदरवाइज और मैजिस्ट्रेट कैन हैव केसेस, ठीक है. तो आपको क्वेश्चन भी 2 तरीके से आएगा क्योंकि ये बेयर एक्ट में भी 2 तरीके से दिया हुआ है. हियर यू कैन सी इन द बेयर एक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट. ओके, और यहाँ पे दूसरा जो आपका है यहाँ जो B दिया हुआ है इट सेज केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है. तो अब ये भी बता रहा है कि 2 तरीके से केसेस आते हैं और ये भी बता रहा है कि उनका ट्रायल जो है वो थोड़ा डिफरेंट कैसे होता है एक दूसरे से और वाई इज इट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है. तो पहले तो पुलिस रिपोर्ट मतलब FIR के थ्रू कैसे केसेस आते हैं ये मैंने आपको सेशंस कोर्ट में भी बताया था. एक बार आई विल रिपीट इट फॉर यू. देखो, सबसे पहले होता है FIR फाइल, ठीक है. कोई भी क्राइम होने के बाद FIR फाइल होती है, स्पेशली इन कॉग्निजेबल केसेस में. ज़रूरी नहीं है कि हर केस में FIR फाइल हो, बट कॉग्निजेबल केसेस में ज़रूरी होती है, ठीक है. सबसे पहले FIR फाइल होगी. FIR के फाइल होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी. पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक पुलिस डायरी बनती है, मतलब पुलिस डायरी होती है, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन डाली जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स जो है वो लिखी जाती हैं. उस बेसिस पे चार्जेस बनते हैं. चार्जेस सिर्फ चार्जशीट बनती है और फिर ये चार्जशीट जो है वो कोर्ट में लेके जाते हैं पुलिस लोग, ठीक है. ये फिर मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दी जाती है. तो दैट्स हाउ एन ऑफेंस इज़ ट्रांसफर्ड, दैट्स हाउ एन ऑफेंस ट्रैवल्स टू द कोर्ट, ठीक है, FIR के थ्रू. अब मैजिस्ट्रेट के थ्रू क्या होता है? दूसरा तरीका जो यहाँ पे भी दिया हुआ है वो है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. अब केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज, अब अदरवाइज कैसे इंस्टीट्यूट होगा कोई भी केस? अगर FIR के थ्रू नहीं आ रहा है तो उसके अलावा किसके थ्रू आएगा? वो मैंने आई हैव रिटन इट ओवर हियर. इफ इट इज़ नॉट गेटिंग स्टार्टेड with a police report it will get started when magistrate have cases directly. अब magistrate केस डायरेक्टली कैसे करता है? मैजिस्ट्रेट को विक्टिम या फिर वो बंदा जो कि डिसएडवांटेज्ड है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो कंप्लेन लिख के डायरेक्ट केस जो है वो कोर्ट में चालू करवा सकता है, ठीक है. अब ये जो है ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारा कंप्लेन टू मैजिस्ट्रेट से. अगर आप बेयर एक्ट में देखो, सो यू हैव दिस अनदर चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर डेडिकेटेड है. आई थिंक आई कांट, वेयर इज इट, कांट फाइंड इट राइट नाउ बट इट्स हियर ओनली. ये देखिए यहाँ पर इट्स गिवन कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट. आई डोंट थिंक यू कैन सी इट. दिस इज कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट. ये पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड. तो दैट्स हाउ कंप्लेंट्स आर गिवन टू मैजिस्ट्रेट. उसमें पूरा प्रोसीजर दिए कि कैसे कोई कंप्लेंट आप मैजिस्ट्रेट को दे सकते हो और फिर मैजिस्ट्रेट आपका केस चालू कर देगा, ठीक है. तो वारंट केस कैसे कैसे चालू होता है? एक तो या तो FIR के थ्रू, ठीक है, या तो मैजिस्ट्रेट के पास जब आप कंप्लेंट देते हो उसके थ्रू, ठीक है. सो दैट्स द 2 ways. नाउ विल डील विद द सेक्शंस दैट इज इन्वॉल्व इन द केस. सबसे पहले हम डील करेंगे वारंट केसेस दैट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन
261 से। सबसे पहला वाला बेसिक वाला व्हील चालू, ठीक है। अभी मैजिस्ट्रेट वाला हम नेक्स्ट करेंगे, बट अभी हम ये करेंगे दिस वन, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। लेट्स स्टार्ट विद इट। ये दिया हुआ है सबसे पहले 261 सेक्शन में, ठीक है। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर है 20, जस्ट सेशन ट्रायल के बाद दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो 261 है। 261 क्या बोलता है? कंप्लायंस विद सेक्शन 230। कंप्लायंस का मतलब है कि यू हैव टू फॉलो व्हाट इज़ गिवन इन सेक्शन 230, ठीक है। फॉलोइंग व्हाट इज़ गिवन इन सेक्शन 230। अब 230 में क्या दिया हुआ है? चलो सेक्शन 230 खोलते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड चेक इन द बेयर एक्ट ऑल्सो कि बेयर एक्ट में एक्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सेक्शन 230 में दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यू नीड टू नो कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है ताकि आप समझ पाओ, ठीक है, कि क्यों कंप्लायंस ज़रूरी होता है। 261 दिया है कि कंप्लायंस, इसका टाइटल है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कि पूर्ति की जाए सेक्शन 230 की। अब सेक्शन 230 में क्या दिया? सप्लाई टू द अक्यूज्ड अ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। 230 बोल रहा है कि जो अक्यूज्ड है, जो बंदा यहाँ पे जिसने क्राइम किया है, जो कि ऑफेंडर है, उस बंदे को क्या दी जाए? पुलिस रिपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी दी जाए। मतलब ओरिजिनल वाला नहीं, बल्कि कॉपीड जो पुलिस रिपोर्ट है और डॉक्यूमेंट है वो दी जाए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट है? पुलिस रिपोर्ट, पहले तो FIR, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑफ प्रोसिक्यूशंस विटनेस। प्रोसिक्यूशंस विटनेस मतलब उसके अगेंस्ट जो विटनेस लेके आएगा प्रोसिक्यूशन, उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो देना ज़रूरी है उनको, ठीक है। किसको? अक्यूज्ड को। अगर आप भूले ना हो फॉर बेटर, बट एक बार मैं याद दिला दूँ, प्रोसिक्यूशन जो होता है, प्रोसिक्यूशन आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, वो होता है विक्टिम की तरफ से, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट होता है? ये होता है हमारे अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस लेके आएगा वो किसके अगेंस्ट लेके आया होगा? अक्यूज्ड के। तो उन विटनेसेस की स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड की है वो दी जाएगी अक्यूज्ड को, ठीक है, सेक्शन 230 के अंडर। और क्या दिया जाएगा? कन्फेशन दिए जाएंगे, स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जो कि 183 के अंडर रिकॉर्ड किया। 183 इंक्लूड ऑल द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द पुलिस, ठीक है। तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड या कन्फेशन होंगे वो भी दिए जाएंगे। 5th स्टेज डॉक्यूमेंट दैट इज रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट गिवन टू द मैजिस्ट्रेट बाय द पुलिस। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रेलिवेंट है, जो कि पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को दिया है। कब दिया है? क्योंकि अगर हम केस इंस्टीट्यूट में पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि FIR से कैसे चार्जशीट बनती है और चार्जशीट फिर कोर्ट में जाती है। चार्जशीट के साथ काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर होते हैं, मतलब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया वो डॉक्यूमेंट भी उस चार्जशीट के साथ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो कि पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को दिए हों, है ना, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो भी किसको दिए जाएंगे? अक्यूज्ड को। ओरिजिनल नहीं, उनकी सिर्फ एक कॉपी जाएगी अक्यूज्ड को। अब सबसे पहली बात कि ये सब दिया क्यों जा रहा है अक्यूज्ड को, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्यूज्ड को उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं, उसकी क्या गलती है, और वो किस तरीके से उन चार्जेस को डिफेंड करे, वो पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अक्यूज्ड को ये सब एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस दिया जा रहा है कि इनके बेसिस के ऊपर आप अपने लिए एक लॉयर लो एंड यू डिफेंड योर सेल्फ ऑन दिस, ठीक है। अब अक्यूज़ को अगर चार्ज ही नहीं पता होगा तो वो कैसे अपने लिए लड़ेगा इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो ये सब उस एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है जिससे कि अक्यूज़ को बताया जा रहा है कि भाई तूने ये ऑफेंस किया है, इस समय पर इन्होंने ये तेरे पे चार्जेस लगाए हैं और अब तेरे को इसको डिफेंड करना है इस दिन कोर्ट में आके। तो इसलिए सेक्शन 230 यही बोलता है, ठीक है। अब वापस 261 में आ जाता है। 230 सिर्फ उसका एक पार्ट है, सेक्शन 261 का कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है 230 से, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना लिख दो कि कंप्लायंस विद सेक्शन 230 और इतना बता दो कि सेक्शन 230 में अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है तो डाल लो, वरना अगर आप देखो कि सेक्शन 261 क्या बोल रहा है, सेक्शन 261 बहुत कुछ डेप्थ में नहीं बता रहा है 230 के बारे में। वो सिंपल में बोल रहा है कि when in any warrant case instituted on a police report the accused appears or is brought before a judicial magistrate at the commencement of the trial, judicial magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of section 230। सिंपल 3 लाइन का जो इसने बोला है 261 ने, वो ये बोला है कि जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी अक्यूज़ को लाया जाता है, ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये ध्यान में रखना है कि उसने सेक्शन 230 के जो प्रोविजंस हैं उसकी पूर्ति कर दी है, या उसकी जो है बेसिकली उनका कंप्लायंस उसको कंप्लीट कर दिया है। जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिस उन प्रोविजंस के अंदर जो भी नेसेसरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करना, वो उसने कर दिया हो तब तक, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई
तुम उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो अक्यूज्ड को। तो 261 भी ये बोला। 261 ने नहीं बताया कि हमारे 230 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से बताया कि 230 रेफर कर लो। तो अगर आपको लिखना है एग्जाम में आंसर, यू कैन जस्ट गिव इट अ रेफरेंस कि 230 में आपको ये देने पड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा टाइटल है कंप्लायंस विद सेक्शन 230, हमारा टाइटल सेक्शन 230 नहीं है। ओके, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, कि साथ साथ आपका दूसरा सेक्शन भी कवर्ड हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब जाते हैं सेक्शन 262 की तरफ। नाउ व्हाट डज सेक्शन 262 states? Section 262 states that when accused shall be discharged. That is the title of the section. ठीक है, now let's come back to my notes. Section 262. When the accused shall be discharged. सेक्शन 232 में दो सबसेक्शंस हैं, वी हैव फर्स्ट एंड देन वी हैव सेकेंड। फर्स्ट में दिया हुआ है कि अक्यूज्ड कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 230। देखो 230 के जो डॉक्यूमेंट्स उसको मिले उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर वो किसके लिए, अपने डिस्चार्ज के लिए एक एप्लीकेशन देता है। अब डिस्चार्ज मैंने आपको सेशंस ट्रायल में भी आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ डिस्चार्ज, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फॉर जस्ट योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपने सेशन स्टाइल वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज डिस्चार्ज। देखो, डिस्चार्ज इज डिसमिल ऑफ चार्जेस, ठीक है। और डिस्चार्ज जो है वो ट्रायल चालू होने से पहले होता है। इट इज़ डन बिफोर ट्रायल। अभी ट्रायल चालू हुआ क्या हमारा? नहीं हुआ, ठीक है। क्यों होता है डिस्चार्ज? इफ द केस अपीयर्स ग्राउंडलेस। ठीक है, ये तीन आप समझ लो डिस्चार्ज के बारे में। इट वुड बी वेरी इजी, क्योंकि डिस्चार्ज ऑलमोस्ट हर ट्रायल में, चाहे वो समरी हो, चाहे समन्स हो, चाहे वारंट्स हो, चाहे सेशंस हो, ठीक है, हर उसमें ऑलमोस्ट ये डिस्चार्ज का जो है वो प्रोविजन दिया ही हुआ है। तो आप ये तीन बातें समझ लो कि डिस्चार्ज जो है वो डिसमिल ऑफ चार्जेस होता है। उसका मतलब कि जितने भी चार्जेस अक्यूज पे लगे हैं उनको नकार दिया जाता है, उनको ये किया जाता है कि अक्यूज़ नहीं लगता इनका कि वो गिल्टी होगा इस चीज़ के, ऐसा लगता नहीं कि उसने क्राइम किया हो, उसको बोलते हैं डिसमिल ऑफ चार्जेस। ट्रायल चालू होने के पहले डिस्चार्ज दिया जाता है। और दूसरी बात, ये उस बेसिस पे दिया जाता है कि जो चार्जेस हैं अक्यूज के अगेंस्ट वो ग्राउंडलेस लग रहे हैं। ग्राउंडलेस मतलब कि कोई सबूत नहीं है कि वो ऑफेंस जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है वो उसने किया हो, ठीक है, तभी वो ग्राउंडलेस लग रहे हैं। किसको? जज को। ये डिसीजन जज लेता है। और डिस्चार्ज में हमेशा आपको ये प्रोविजन दिखेगा कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अपने डिस्चार्ज के लिए अक्यूज्ड को, ठीक है। आपको जज को बताना पड़ेगा कि मुझे डिस्चार्ज चाहिए 60 दिनों के अंदर एक एप्लीकेशन देके, ठीक है। उसके बाद ही आपको जज डिस्चार्ज देगा, अगर उसको लगेगा कि आपका जो है केस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके ऊपर जो ऑफेंस के चार्जेस लगे हैं वो ग्राउंडलेस हैं, ठीक है। तो सेकंड वही बोल रहा है, सेकंड क्लॉज जो है, इफ अपॉन कंसिडरिंग पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट सेंड विद इट, मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड इफ मैजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी, after hearing both prosecution and the accused, magistrate thinks charge against the accused is groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. Now इतने सारे conditions तो ऐसे ही दिए हुए हैं, ठीक है, लाइन बढ़ाने के लिए, इसको मोर कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। बट इफ़ यू रीड इट केयरफुली, कुछ चीज़ें ही बस दी हुई है, जैसे कि आपको क्या क्या कंसिडर करना है, पुलिस रिपोर्ट करना है, कंसिडर डॉक्यूमेंट करना है आपको, मतलब जज को या मजिस्ट्रेट को, ये दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। नेक्स्ट, कोई भी एग्जामिनेशन अक्यूज्ड का करने के बाद, फिर उसके बाद दोनों साइड को सुनने के बाद, कि उसको प्रोसिक्यूशन को और अक्यूज्ड की साइड को भी सुनने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है तो वो अक्यूज्ड को है डिस्चार्ज कर सकता है और रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। नाउ रिकॉर्डिंग रीजंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आई थिंक सेशन ट्रायल में मैंने आपको बताया था कि रीजंस रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है डिस्चार्ज के। आप किसी आर्बिट्री या आप किसी वेग रीज़न की वजह से उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ओके। यू मस्ट मेंशन व्हाट वर द रीजंस दैट लेड टू द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। दैट इज़ सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 262। ईजी है, आई होप इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड इनफ। दो ही चीज़ें याद रखनी है, पहला कि 60 दिनों के अंदर आप एप्लीकेशन दे दो अपनी, और दूसरा, अगर जज को लग रहा है कि चार्जेस एग्जामिनेशन पुलिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करने के बाद अगर जज को लग रहा है कि वो ग्राउंडलेस है तो वो डिस्चार्ज कर दे,
बट एक चीज़ याद रखना हमेशा, भले आप ये सब लिखो ना लिखो कि उसको ये कंसिडर करना है, यू हैव टू मेंशन कि उसको ये अपना रीज़न रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग रीजंस इज दिस स्मॉल फ्रेज इज प्रिटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 263 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्या फर्स्ट सेक्शन क्या बोलता है, इफ अपॉन कंसिडरेशन, examination, if any, and hearing magistrate is of opinion that there is ground for presuming that accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, shall frame a charge in writing against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on charge। ठीक है, अब 262 में हमको लग रहा था कि बंदा जो है वो ऑफेंस करने के काबिल नहीं है, काबिल तो क्या बट उसके कोई ऐसे सबूत ही नहीं है जिससे ये प्रूफ किया जाए कि उसने वो ऑफेंस किया है, ठीक है। चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस अपीयर हो रहा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज। बाय चांस इफ़ जज थिंग्स, अगर अक्यूज को ग्राउंडलेस चार्ज के ऊपर डिस्चार्ज नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि जज को लग रहा है कि हो सकता है इसने ऑफेंस किया हो और हो सकता है कि जो जो हमारे पास सबूत है उससे ये प्रूफ भी हो जाए, तो जज क्या करेगा, इफ़ मैजिस्ट्रेट थिंग्स दैट accused has committed an offense ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर, ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर मतलब चैप्टर 20 के अंदर, वारंट केसेस के अंदर, मतलब वारंट केसेस के हिसाब से जो प्रोसीजर है उसके अंदर वो ट्राई कर सकते हैं इस ऑफेंस को, ठीक है। दूसरा, मैजिस्ट्रेट is competent to try which is in his opinion can be adequately punished by him। देख पहले तो वो बोल रहे हैं कि ऑफेंस कमिट किया है, दूसरा वो बोल रहे हैं कि कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट मतलब कि मैजिस्ट्रेट योग्य है उसको ट्राई करने का, ट्राई मतलब ट्रायल चालू करवाने का, योग्य मतलब कि ये आ जाती है बात हमारे ज्यूरिसडिक्शन पे, ठीक है। अब JMFC है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, वो ये वाला ट्रायल तो चालू नहीं करवा सकता जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है या जिसमें उसने इतना बुरा ऑफेंस किया है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी पड़े। क्या वो करवा सकता है? नहीं, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एडिक्वेटली पनिश, नाउ दैट इज़ ऑल्सो सेम। पहले बात तो आपके पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए उस मैजिस्ट्रेट के पास, दूसरा एडिक्वेटली पनिश्ड मतलब आपके पास जो इम्प्रिजनमेंट, जो आपकी पनिशमेंट है ना वो इनफ होनी चाहिए। अगर कोई ग्रेव ऑफेंस है, अगर मर्डर किए उसने 3 बंदों के मर्डर कर दिए हैं, तो उसको क्या JMFC या JMSC ट्रायल कर सकते हैं उस चीज़ का? नहीं, दे कैन नॉट डू इट, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इतना ग्रेव ऑफेंस ट्राई करने का, ठीक है। तो अगर ये 3 सर्कमस्टेंसेस हैं, ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, बट इतना समझ लो कि सब सेक्शन 1 ये बोल रहा है कि अगर उसने अक्यूज़ को डिस्चार्ज नहीं किया है, ठीक है, यू हैव टू राइट दिस, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ कि अक्यूज़ अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ ग्राउंडलेस चार्ज के ऊपर तो, और अगर मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है और एडिक्वेटली पनिश कर सकता है उसका क्राइम, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट एक चार्ज फ्रेम करेगा, एक या जितने भी मल्टीपल चार्जेस विल बी फ्रेम्ड विद इन 60 days फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग। Within 60 days from the first hearing. I have extended it like this. It's very unclean type of writing. I hope you can understand it. Magistrate shall frame in writing a charge within 60 days from first hearing. ठीक है, तो मतलब कि ये अपना फर्स्ट हियरिंग हुआ, फर्स्ट हियरिंग ऑफ केस की बात हो रही है। 60 दिनों के अंदर उसको क्या बनाना है, एक चार्ज, एक नहीं मतलब ही हैज़ टू फ्रेम अ चार्ज। मैजिस्ट्रेट को चार्ज बनाना पड़ेगा जब उसको लग रहा है कि जो उसके चार्जेस है वो ग्राउंडलेस नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट डज सबसेक्शन सेकंड सेज, इट सेज कि जो भी चार्ज बनाया गया है, चार्ज फ्रेम्ड शॉल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, ही शॉल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और क्लेम्स टू बी ट्राइड। सेकेंड वही है, ये आई थिंक सेशंस ट्रायल में भी है, सेशंस ट्रायल में भी सेम यही बोला जा रहा है कि जो भी चार्ज बनाता है जज, ठीक है, उसको अच्छे से वो एक्सप्लेन करे और बताए किसको, अक्यूज़्ड को। अक्यूज़्ड को जानना ज़रूरी है, अब इस बार भी, पहले भी उसको जानना ज़रूरी था, इस बार भी जानना ज़रूरी है। बट चार्ज फिर से क्यों बनाया जा रहा है, हमारे पास तो ऑलरेडी चार्ज शीट है, वो इसलिए बनाया जा रहा है कि पहले चार्ज जो बनाया था वो बनाया था पुलिस ने, ठीक है। अब जो चार्ज फ्रेम हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है मैजिस्ट्रेट, वो कर रहा है जज, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जितने भी चार्जेस लग सकते हैं एक अक्यूज्ड पे एक क्राइम के लिए, वो सारे लगा देती है, ठीक है। उसके बाद जब जज केस को समझता है, जज उस रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को असेस करता है, तो इफ़ जज को पता चल जाता है ना कि क्या एक्चुअल में उसका ऑफेंस है और क्या उस पर चार्ज एक्चुअल में लगना चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जज जो चार्ज होता है ना, फिर ट्रायल उस पर होता है, जो ये चार्ज फ्रेम होता है ना उस पर एक्चुअल ट्रायल होता है, ठीक है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज उसके बेसिस पे जो है वो कोर्ट में जाता है केस, है ना, वो चार्ज के बेसिस पे।
बट जो चार्ज मैजिस्ट्रेट फ्रेम करता है 263 के अंडर, इसके बेसिस पे ट्रायल चालू होता है। ओके, दैट्स वाई जो चार्ज अब लगा है ना, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, उसको अक्यूज्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अब आप पे नया चार्ज ये फ्रेम हुआ है। नया तो नहीं होता है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड दिस चार्ज, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अक्यूज्ड को। और आपको नेक्स्ट ये उससे पूछना है कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और ही क्लेम्स टू बी ट्राइड। ठीक है, द सेम इज गिवन इन बेयर एक्ट ऑल्सो। बेयर एक्ट में बोला है कि फर्स्ट हियरिंग से 60 डेज़ के बीच में आपको चार्ज फ्रेम कर देना है, और सब सेक्शन में इट्स गिवन कि द चार्ज शॉल बी read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty of the offense or claims to be tried. Okay, section 264, proceed, let's proceed with that. Section 264 says that conviction on plea of guilt. Conviction on plea of guilty. Now conviction और plea of guilt क्या होता है? देखो, ट्रायल चालू होने से पहले मैजिस्ट्रेट या जज जो है अक्यूज को पूछता है कि डू यू प्लीड गिल्टी। डू यू प्लीड गिल्टी मतलब क्या तुमने ये ऑफेंस किया है, क्या तुम मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया है। ठीक है, प्लीड मतलब उसके लिए वो करना, बेसिकली उसकी लिए एक्सेप्टेंस कर लेना। ठीक है, प्लीडिंग मतलब कि उसके लिए दया मांगना कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, तो बेसिकली इसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लीडिंग गिल्टी। अगर उसने ऑफेंस किया है तो वो बोलेगा कि येस आई हैव डन दैट ऑफेंस, और उसको बोला जाएगा कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। इफ़ येस तो फिर प्ली ऑफ गिल्ट के लिए वो येस बोलेगा, इफ़ नो तो क्लेम्स टू बी ट्राइड, मतलब कि वो बोलेगा कि ट्रायल आगे बढ़ाया जाए और मैंने ऑफेंस नहीं किया है, आई कैन प्रूव दैट। ठीक है, दो चीज़ें होती है। प्ली ऑफ गिल्ट कर देगा तो आगे उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। कन्विक्ट मतलब कि कंफर्म हो जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है, तो उसके बाद पनिशमेंट डिसाइड होगी और जज अपनी जजमेंट देगा। क्लेम्स टू बी ट्राइड होगा तो फिर प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, किसका, ट्रायल का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट व्हाट हैपन्स जब आपका सेक्शन 264 के अंदर जो अक्यूज्ड है उससे पूछा जाता है कि आप गिल्टी प्लीड करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, सो सेक्शन 264 वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। इफ अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, मैजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड द प्ली एंड कन्विक्ट हिम। वेरी सिंपल। अगर उसने अपना क्राइम, अपना ऑफेंस एक्सेप्ट कर लिया तो मैजिस्ट्रेट उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगा। वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये रिकॉर्ड वाला जो सीन है ये हमारा सेशन स्टाइल में नहीं था, उसके बेयर एक्ट में आप देख लो तो इट इज़ नॉट मैंशनड, बट हियर इट इज़ कि मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करने उसकी प्ली और उसको कन्विक्ट करना है। कन्विक्ट मतलब सज़ा दे देनी है। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर सेक्शन 265 विच स्टेट्स एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें 3 सब सेक्शन है और मैंने आपको बताया था सेशन ट्रायल में भी कि सबसे पहले अपना केस कौन चालू करता है, प्रोसिक्यूशन करती है। प्रोसिक्यूशन मतलब कि विक्टिम की साइड करती है। ठीक है, विक्टिम की साइड, द पर्सन हु हैज़ बीन डिसएडवांटेज्ड, वो पर्सन जिसके ऊपर क्राइम हुआ है, जिसने लॉस, जिसने हार्म, जिसने इंजरी झेली है, वो प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है, वो प्रोसिक्यूट, क्योंकि प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है, वो प्रोसिक्यूट कर रहा है किसको, अक्यूज्ड को। ठीक है, प्रोसिक्यूट इन द सेंस सज़ा दिलवाना। प्रोसिक्यूट मतलब फांसी दे देना एक तरीके से, बट प्रोसिक्यूट इज़ बेसिकली टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑन देम। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन कौन होता है, विक्टिम साइड होती है हमेशा सबसे पहले, इसलिए विक्टिम साइड ही प्रोसीड करती है ट्रायल में। तो सबसे पहले हमारी एविडेंस के लिए कौन आएगा, प्रोसिक्यूशन आएगी। प्रोसिक्यूशन आएगी 265 के अंडर। वो फर्स्ट उनका सबसेक्शन क्या है कि इफ़ अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी, क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज़ नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 264। देखो, एक ही बात को 3 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब अक्यूज़ ने गिल्टी प्लीड नहीं किया है, ठीक है, उसको 264 के अंडर कन्विक्शन नहीं मिला और वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं गिल्टी हूँ, वो मना कर रहा है कि मैंने क्राइम नहीं किया है, सेम चीज़ है ये कि उसको कन्विक्ट नहीं किया, सेम चीज़ है, उसको 3 अलग तरीके से लिखा हुआ है, डोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, इट्स जस्ट द बेयर एक्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, मैजिस्ट्रेट शॉल फिक्स डेट। जब ये सीन होता है कि ट्रायल आगे कैसे बढ़ेगा, मैजिस्ट्रेट एक डेट फिक्स करेगा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। किसके विटनेस एग्जामिन होंगे, प्रोसिक्यूशन के। यहाँ पे एक प्रोविजन दी है, प्रोवाइडेड दैट, ये सब सेक्शन के बाद ही दे दी है। ठीक है, कहाँ दिया है यहाँ पे, बेयर एक्ट में, लेट्स सी, इट्स देयर। ओके, प्रोविजन
क्या बोल रहा है वो, प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट शॉल सप्लाई इन एडवांस टू द अक्यूज स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विद द पुलिस। तो क्या बोल रहा है, सब सेक्शन अलॉन्ग विद प्रोविजन, सब सेक्शन 1 बोल रहा है कि जब वो कन्विक्ट नहीं होता है सेक्शन 264 में, या वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, सबसे पहले एक एग्जामिनेशन के लिए डेट फिक्स करेगा। उसके साथ साथ व्हाट विल मजिस्ट्रेट डू, मजिस्ट्रेट एडवांस में अक्यूज्ड को सप्लाई करेगा किस चीज़ की, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। अब स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हमने आई थिंक सेक्शन 230 में पढ़ा था कि जो भी प्रोसिक्यूशन की विटनेस है, जो भी हमारा प्रोसिक्यूशन का विटनेस है ना, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस का जो स्टेटमेंट लिया होगा वो किसको दी जाएगी, अक्यूज्ड को। ये 230 में भी दी जा रही है, ये इसमें भी दी जा रही है। कौन दे रहा है, मैजिस्ट्रेट दे रहा है, ठीक है। ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कुछ लिखो ना लिखो, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट दिस प्रोविजंस especially when it is given under a subsection, so it is it is related to that subsection, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सेशन स्टाइल में नहीं है। सेशन स्टाइल में आपको कोई जरूरत नहीं है अक्यूज को कोई स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन बट मे बी इट इज़ गिवन, ठीक है। तो ये सेशन स्टाइल में तो नहीं देखी है मैंने, बट इसमें दी जा रही है कि आपको अक्यूज को फिर से देना है, क्या देना है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। विटनेस जो अपनी स्टेटमेंट दिया है कि हाँ मैंने उसको ये क्राइम करते हुए देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये विटनेस जो है ये किसने रिकॉर्ड की होगी, प्रोसिक्यूशन ने। कब रिकॉर्ड करवाई है ये, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस के दौरान, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपना इस क्राइम का। तो ये दी जाएगी किसको, अक्यूज्ड को, ठीक है, फिर से दी जाएगी। नेक्स्ट सब सेक्शन है, मैजिस्ट्रेट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। वेरी सिंपल, प्रोसिक्यूशन को अगर कोई भी विटनेस को कोर्ट में बुलाना है, वो अपने आप नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी उसको डॉक्यूमेंट या कोई भी उसको ऐसी चीज़ चाहिए जो कि उसके केस से रिलेटेड है और उस केस में वो एज एविडेंस, एज विटनेस एक्ट करेगी, तो उसके लिए उसको मैजिस्ट्रेट को क्या लिखनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि सबसेक्शन 2 का ये समझो, प्रोसिक्यूशन देगा एक एप्लीकेशन, ये मैंने सेशन स्टाइल में भी समझाया था, ये देगा एक एप्लीकेशन, ठीक है। किसको देगा, मैजिस्ट्रेट को। क्यों देगा, ये बोलने के लिए कि आप जो है समन इशू करो। समन या तो लोगों के लिए, फॉर पर्सन, कि मुझे इस पर्सन को बुलाना है कि वो पर्सन आके अपनी गवाही दे, या तो किसी डॉक्यूमेंट, उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, इट कुड बी एनी मेडिकल रिपोर्ट, इट कुड बी एनी सीजर रिपोर्ट। अब सीजर रिपोर्ट क्या होती है ना, कि आप क्राइम सीन से जो डॉक्यूमेंट, सीजर रिपोर्ट होती है जब आप क्राइम सीन से जो जैसे कि क्राइम सीन से आप हथियार, आसपास की चीज़ें जो मे भी उसके इन्वेस्टिगेशन में मदद करे, उसको सीजर बोलते हैं। सीजर रिपोर्ट हो गई या कोई भी डॉक्यूमेंट होगी जो उसको चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा मजिस्ट्रेट को कि इसके लिए आप समन इशू करो। तो ये है सबसेक्शन 2 में दिया हुआ, मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन बाय द अक्यूज्ड इशू समन फॉर विटनेस और टू प्रोड्यूस थिंग और एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। आई थिंक मैंने अक्यूज लिखा है यहाँ पे, सॉरी, आई थिंक इट्स एप्लीकेशन बाय द प्रोसिक्यूशन। भाई मैं सोचूँ व्हाई इज इट रिटन अक्यूज्ड, मैंने बैर एक्ट में, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रोसिक्यूशन लिखा है, ओके, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। प्रोसिक्यूशन दिया है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, क्योंकि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो एप्लीकेशन भी प्रोसिक्यूशन ही देगा, ठीक है। सेकंड हो गया सबसेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड। What does it says? On the date so fixed, magistrate shall proceed to take all the evidence as may be produced in support of the prosecution. Simple, जब भी डेट फिक्स की होगी उस दिन आएगा, सारा एविडेंस लेगा। कौन लेगा, मैजिस्ट्रेट लेगा, सुनेगा उनका केस, ठीक है, जो जब वो बोलेंगे। फिर प्रोविजन, दो प्रोविजन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट, Magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any of the witness or witnesses have been examined, or recall any witness for further examination. Simple है, मैजिस्ट्रेट अपने विल पे कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन परमिट कर सकता है। किसका, विटनेस का। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि ये प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो इसको डिफेंस, मतलब कि अक्यूज जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, किसने जो बात बोली है वो सही बोली है कि नहीं बोली है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट परमिट कर सकता है। टू बी डिफर्ड, और डिफर्ड मतलब कि रोक देना, वो रोक भी सकता है। अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, अगर वो चाहे तो वो रोक भी सकता है, वो करवा भी सकता है। और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, और वो ये भी कर सकता है कि एक बार बुला लिया एग्जामिनेशन के लिए और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी वो दोबारा बुला सकता है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को। तो वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, ठीक है, वो बुलाए, वो परमिट करे क्रॉस एग्जामिन, वो ना करे परमिट, या क्रॉस एग्जामिन के लिए फिर से बुलाए, ठीक है,
ये प्रोविजन इट्स नॉट दैट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू मेंशन कि वो उसकी विल पे, उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है. प्रोवाइडेड दैट फर्दर examination of witness under this subsection may be done by audio video electronic means at a reasonable place to be notified by the state government. Now this is important. क्या बोल रहा है कि जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन है विटनेस का, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जाएगा. जो भी है उसको रिकॉर्ड करो. ये हमारा सेशन ट्रायल में भी दिया है एक प्रोविजन कि आपके जितने भी विटनेसेस हैं उनका जो एविडेंस जो भी वो दे रहे हैं या जो भी वो बात बोल रहे हैं वो रिकॉर्डेड होना चाहिए. ठीक है, चाहे वो वीडियो से करो आप रिकॉर्ड, चाहे वो सिर्फ उनका ऑडियो करो, बट यू हैव टू रिकॉर्ड इट. ठीक है, और वो प्लेस जो है जहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस होगी वो लोकेशन कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी. इट इज़ नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद सेक्शन 266 दैट इज डायरेक्टली एविडेंस फॉर डिफेंस. ठीक है, यहाँ पे हमारा आई डोंट थिंक एक्विटल इज गिवन हियर, सीधा हमारा आ गया एविडेंस फॉर डिफेंस. हमारे सेशंस ट्रायल में पहले एक्विटल है, प्रोसिक्यूशन के बाद हमारा फिर एक चांस मिलता है अक्यूज्ड को एक्विटल करने का, अक्यूज्ड को छोड़ने का कोई भी केस में. ठीक है, बट यहाँ पे सीधा है एविडेंस फॉर डिफेंस. क्या बोल रहा है एविडेंस फॉर डिफेंस? यहाँ पे भी आई थिंक 3 सबसेक्शंस हैं. पहला, अक्यूज शॉल then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement, magistrate shall file it with record. सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जाता है, उसको ख़त्म होने के बाद डिफेंस को बुलाया जाएगा. अक्यूज्ड अपना एविडेंस और अपना केस चालू करेगा, अपने एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई अक्यूज रिटन स्टेटमेंट दे रहा है तो मैजिस्ट्रेट उसको फाइल में लगा लेगी. ठीक है, शॉल फाइल इट विद द रिकॉर्ड, मतलब कि उसको वो फाइल में लगा दिया जाएगा. ठीक है, मैजिस्ट्रेट ये सब काम नहीं करता, उनका क्लर्क करता है. ठीक है, यहाँ पे तो मैजिस्ट्रेट लिख रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैजिस्ट्रेट ज़्यादा काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपना केस वेस सुनता है. ठीक है, ये बाकी सब काम फाइल में लगाना एंड ऑल दैट इट इज़ डन थ्रू लॉयर्स और थ्रू द क्लर्क्स. ठीक है, तो सिंपल है ये. तो मतलब बहुत ना सुपरफिशियल नॉलेज दी जा रही है आपको थ्रू द बेयर एक्ट्स. अगर आप एक्चुअल में इफ़ यू हैव अटेंडेड सम इंटर्नशिप्स इन हाई कोर्ट्स और लाइक इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यू माइट हैव रियलाइज कि इतना स्ट्रिक्टली प्रोसीजर, फॉर्मल प्रोसीजर कैरिड आउट नहीं होता है कोर्ट में. इट्स जस्ट गिवन फॉर यू नो, एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि कैसे कोई भी केस जो है वो कोर्ट में आता है और कोर्ट में कैसे उसका प्रोसीजर फॉलोड होता है. ठीक है, तो इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होता है. दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें नहीं. जैसे कि डिस्चार्ज के कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बताओ कि यू नो वो फाइल भी कर रहे हैं रिकॉर्ड में. ये सब क्योंकि होता नहीं एक्चुअल में, दैट इज़ जस्ट गिवन. ओके, बट दैट डजंट रियली हैपन. तो ये वही है हमारा एविडेंस फॉर डिफेंस जो हम पढ़ रहे हैं. अक्यूज शॉल बी कॉल्ड फॉर डिफेंस इफ अक्यूज पुट्स एनी रिटन स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट में फाइल विद रिकॉर्ड. ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, नो दिक्कत. सेक्शन सबसेक्शन 2 में आ जाओ. व्हाट इट सेज, इफ अक्यूज्ड applies for production of any witness for examination of document or any other thing, then magistrate shall issue such process. अब हमारे प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी. ठीक है, चलो उसका विटनेस हो गया. अब जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड का लॉयर है, वो भी तो एप्लीकेशन देगा ना, उसको भी तो अपने विटनेसेस से एविडेंस चाहिए, वो भी देगा मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन. ठीक है, किसके लिए? समन इशू करने के लिए. वो भी बोलेगा कि भाई समन इशू करो, मेरे को ये आदमी चाहिए कोर्ट में, ये डॉक्यूमेंट, ये थिंग चाहिए. ठीक है, मैजिस्ट्रेट कर देगा इशू, अनलेस यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है. ये सेशन ट्रायल में भी दिया हुआ है. अगर आप एविडेंस फॉर डिफेंस में सेशन ट्रायल में भी जाओ, वहाँ पे भी दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स दैट सच एप्लीकेशन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशन और डिले ऑफ डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड सच रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग. क्या बोल रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये डिले इन जस्टिस या वेक्सेशन मतलब बहुत ट्रबलसम या कॉम्प्लेक्स करने के लिए दिया जा रहा है प्रोसीजर को, और टाइम बढ़ाने के लिए, डिले करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को है वो कर देगा रिजेक्ट. ठीक है, वैसा कर सकता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है करने की. अगर आप उसको लग रहा है कि फालतू कर रहे हो ये सब, ठीक है, एप्लीकेशन फालतू चीज़ों के लिए दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, ही वुड रिजेक्ट इट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही वुड रिकॉर्ड हिज रीज़न फॉर डूइंग सो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने बोला जहाँ जहाँ रिकॉर्ड रीजंस दिया हुआ है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट एंड यू राइट इट. क्योंकि बहुत कम जो है मैजिस्ट्रेट और जजेस को बोला जाता है कि यू नो आपको एक रीज़न देना पड़ेगा, आपने ये क्यों लिया स्टेप. ठीक है, तो जहाँ जहाँ दिया हुआ है यू मस्ट राइट इट, कि उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उसने क्यों रिजेक्ट किया उसकी एप्लीकेशन फॉर समन के लिए. ठीक है, प्रोविज़न हमारा सेक्शन 2 में ही दिया हुआ है. क्या दिया है, एक बार इससे पढ़ लेते हैं, फिर उसका एक बार हम इससे पढ़ लेंगे, बेयर एक्ट से भी.
इसमें दिया हुआ है अक्यूज्ड हैज़ क्रॉस एग्जामिन्ड एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग अपॉन डिफेंस प्रोवाइडेड दैट, दिया हुआ है ना कि अगर अक्यूज्ड ने किसी भी विटनेस को ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन कर दिया हो, ठीक है, देन अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस, दिया हुआ है, then attendance of such witness shall not be compelled unless magistrate finds it necessary for the ends of justice। ठीक है, अब इसको एक बार वेयर एक्ट से पढ़ लो, क्या बोल रहा है। When accused has cross-examined has the opportunity to cross-examine any witness before entering upon his defense, attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it's necessary for the end of justice। Provide that मतलब कि अगर accused ने कोई भी witness को, for example ए नाम का व्यक्ति अपना विटनेस बॉक्स में आया, उसने अपना एविडेंस दिया, ठीक है, तो वो किसके अंडर आया था, प्रोसिक्यूशन के अंडर आया था, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभार कि एक ही इंसान दोनों के तरफ से एज एविडेंस या एज विटनेस आता है, ठीक है। अब ये प्रोसिक्यूशन जब अपना केस सुना रहा था, जब अपना एविडेंस दे रहा था, तब आया और जज ने इसको बोला कि हाँ भाई तू इसको क्रॉस एग्जामिन कर ले। किसको बोला, अक्यूज्ड को, कि हाँ तू कर ले इसको क्रॉस एग्जामिन, ए को, ठीक है। और अक्यूज ने क्रॉस एग्जामिन कर लिया और उसको अपॉर्चुनिटी दी गई, हैड दी अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस बिफोर एंट्रिंग ऑन डिफेंस। बिफोर एंट्रिंग कब हो सकता है, ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन के टाइम पे, ठीक है। प्रोसिक्यूशन के टाइम पे अगर कोई विटनेस आया हो और उसको क्रॉस एग्जामिन करने को उसको अपॉर्चुनिटी दे दिया गया हो, किसको, अक्यूज्ड को, ठीक है। तो वो क्या बोला जा रहा है कि तब उसकी अटेंडेंस ऑफ दैट विटनेस shall not be compelled under this section unless magistrate thinks it necessary for the ends of justice। अगर उसको ऑलरेडी एक बार अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है किसी बंदे को क्रॉस एग्जामिन करने की, तो उस बंदे की जो अटेंडेंस है या उस बंदे को दोबारा ना बुलाया जाए कोर्ट में। उस बंदे को, जैसे ए बंदे को मैंने बताया ना कि उसने एक बार क्रॉस एग्जामिन कर दिया, फिर वो घर चला गया, ठीक है, फिर बारी आई एविडेंस फॉर डिफेंस की, ठीक है। अभी तक उसने क्रॉस एग्जामिन किस में किया था, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, बारी है एविडेंस फॉर डिफेंस की। तो फिर वो क्या बोल रहा है कि तब एविडेंस फॉर डिफेंस के लिए उसको कॉल ना किया जाए, उसको वापस कोर्ट ना बुलाया जाए जब उसने एक बार उसको ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन कर दिया है, अनलेस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तब तक उसको ना बुलाया जाए अनलेस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई ए का कुछ ऐसा है जो अब एविडेंस या डिफेंस के लिए वो अच्छा हो सकता है, या ओवरऑल केस के लिए उसका एविडेंस और उसका दोबारा एग्जामिन होना ज़रूरी है, तब मैजिस्ट्रेट उसको दोबारा बुलाया जाए। वरना इट इज़ फाइन अगर एक बार उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिल चुका है ए बंदे को, ठीक है, ए को, ठीक है। सो दैट व्हाट दिस प्रोविजन says। Now let's go further. We have one more provision. It says that examination of a witness under this subsection may be done by audio video electronic means and at exempt place notified by the state government। Simple, जितने भी एविडेंस उसको एविडेंस जितने भी विटनेस देंगे अपना एग्जामिनेशन दो भी देंगे, उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, और ऐसी जगह पे करो जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई की हो या बताई हो, ठीक है। Third subsection says that magistrate may, before summoning any witness on an application under subsection 2, require that reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial to be deposited in the court। तो ये काफ़ी यूनिक सेक्शन लगता है मेरे को, बिकॉज ये सेशन स्टाइल में तो नहीं दिया हुआ है, एंड इट इज़, आई थिंक, आई बिलीव इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जब भी 2 के अंडर, 2 मतलब समन्स के अंडर, समन, ठीक है, समन का सेक्शन है ना ये सब सेक्शन, समन किया जा रहा है जब भी किसी व्यक्ति को, ठीक है, वो किया गया, तो मैजिस्ट्रेट समन करने से पहले 2 के अंदर उस बंदे के रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विटनेस, मतलब कि अगर कोई बंदा रह रहा है, समझो फॉर एग्जांपल वो रह रहा है नॉर्थ ऑफ इंडिया में, ठीक है, हमारा केस चल रहा है साउथ इंडिया में, साउथ ऑफ इंडिया चल रहा है केस कोई जगह में, तो बंदे ने वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया क्योंकि वो विटनेस है, उसको समन आया, ठीक है, ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, समन आया, उसने यहाँ तक ट्रैवल किया, तो जितना भी उसका पैसा लगा, एक्सपेंसेस बोला जा रहा है यहाँ पे उसको, पैसों को, जितना भी उसका एक्सपेंसेस लगा वो कौन उठाएगा, वो उठाएगा अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को क्या करना है कि जो भी उसने, जिस भी उसने विटनेस को बुलाया ना नॉर्थ से साउथ इंडिया तक, उसके जितना भी पैसा लगा, रीजनेबल एक्सपेंसेस जितना भी था उसका, विच इज़ इनकर्ड मतलब कि विटनेस को जितना भी उसका पैसा लगा इन अटेंडिंग द ट्रायल, वो किसको डिपॉजिट करना है कोर्ट में, अक्यूज्ड को। वो चुपचाप से अक्यूज उसका रीजनेबल एक्सपेंस, रीजनेबल पैसा जो है उसकी ट्रैवलिंग का, वो दे दे कोर्ट को, ठीक है।
मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, तब मैंने यहाँ पे देखो स्टार मार के इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बिकॉज थोड़ा डिफरेंट प्रोविजन है। मैंने अभी सेशन स्टाइल में नहीं पढ़ा था इसको कभी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा सो आई वाज लाइक आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि ना उससे क्या रहेगा, अक्यूज फालतू का बुलाएगा नहीं, बिकॉज उसको पैसा देना है उसके विटनेस के आने का, ठीक है। तो ये काफ़ी सही रहेगा कि जिन बंदों को आना चाहिए सिर्फ वही आएंगे, और अक्यूज को उसके रेपरकशंस देने ही पड़ेंगे पैसे, तो वो ध्यान रख के उन्हीं को बुलाएगा जो उसको लगता है कि हाँ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दिस इज़ समथिंग वेरी गुड एंड डिफरेंट। तो ये सबसेक्शन 3 में दिया है, याद रखना, भूल मत जाना भाई, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कुछ चीज़ें इट इज़ एक्सक्लूसिव टू वारंट केसेस, यू वोंट फाइंड इट इन सेशंस ट्रायल। अटेंडेंस प्रोवाइडेड दैट, ये देखो ये पुराना ही है अपना, ये हमारा 266 का ही फर्दर है। सो लेट्स गो फॉर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ये कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ना हमारा दिया हुआ है पेज नंबर 136 में दिया हुआ है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एक्विटल और कन्विक्शन, ये हमारे इसके भी बाद दिया हुआ है। मतलब हमारे दो तरीके से ट्रायल होते हैं, एक केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट जो हमने अभी पढ़ा, और केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ना, तो ये इन दोनों के बाद में दिया हुआ है, बिकॉज इन दोनों का जो एंड है, एंड मतलब कि जजमेंट है, जो ये लास्ट सेक्शन है ये इन दोनों का है, ठीक है। तो एक्विटल और कन्विक्शन दिया हुआ है 271 में। व्हाट डज इट सेज? First subsection, if magistrate finds accused not guilty of the charge framed, he shall record an order of acquittal. First वो बोल रहे हैं कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं हो पाया है ना, अगर वो प्रूव नहीं हो पाया कि वो गिल्टी है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्विटल की ऑर्डर दे देगा कि उसको एक्विट किया जाए, उसको बाइज्जत बरी किया जाए, ठीक है। दूसरा, व्हेन मैजिस्ट्रेट फाइंड्स अक्यूज्ड गिल्टी बट डज नॉट प्रोसीड विद सेक्शन 364 और 401, जब मैजिस्ट्रेट को अक्यूज्ड की गलती लगती है, उसको ये प्रूव हो जाता है कि उसने ऑफेंस किया है पूरा केस ख़त्म होने के बाद, तब अगर जज 364 और 401, मतलब ये भी सेक्शंस हैं BNSS में दिए हुए हैं, 364 बोल रहा है व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सीवियर इनफ, मतलब कि उसके पास इतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो सीवियर इनफ सेंटेंस फाइल कर पाए। 401 बोल रहा है कि अगर वो प्रोबेशन में और गुड कंडक्ट में उसको रिलीज़ नहीं करना चाहता, अगर ये दोनों नहीं है कंडीशंस, तो वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट सिंपली विल पास अ सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ आफ्टर हियरिंग हिम ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। मतलब कि अगर अक्यूज्ड का कोई भी क्वेश्चन है अपनी सज़ा को लेके, अपनी पेनल्टी को लेके, तो वो उसको मैजिस्ट्रेट से पूछ सकता है, मैजिस्ट्रेट उसको आंसर कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो है सेंटेंस जो है उसके अगेंस्ट पास कर देगा मैजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर वो 364 और 401 में प्रोसीड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार समझ लो कि 364 और 401 में वो नहीं अगर प्रोसीड कर रहा है, अगर केस ही वैसा नहीं है कि वो वैसा प्रोसीड कर सके, तब वो क्या करेगा, उसको सिंपली वो सेंटेंस में पनिश कर देगा, उसको सेंटेंस दे देगा उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है। इफ़ इट इज़ प्रूव्ड गिल्टी, इफ़ इट इज़ नॉट देन एक्विटल, इफ़ proved guilty, convict him and pass a sentence on him, pass a sentence upon him according to the law। ये हो गया हमारा वारंट केस का ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ज़्यादा नहीं है सेक्शन, जैसे हमारे 248 से 258 है सेशंस में, 10 सेक्शंस हैं पूरे, इसमें ज़्यादा सेक्शंस नहीं है। 261 से लेके आपका 266 तक है, ठीक है। ये हमारा केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड है। फिर केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इन दोनों का कंक्लूजन, इन दोनों का जो लास्ट सेक्शन वो दिया हुआ है एक्विटल और कन्विक्शन 271 में दिया हुआ है, ठीक है। ये याद रखना, ये दोनों का एक ही कंक्लूजन है, क्योंकि ऑब्वियसली या तो आप एक्विट हो गया तो कन्विक्शन हो गया केस खत्म होने के बाद, बस केस का ट्रायल थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का कंक्लूजन इसी में दिया है। तो जब दोनों, अगर आप एक पूछा जा रहा है तो उसका पूरे सेक्शंस लिखो, उसके बाद एंड ये वाला लिखना, याद रखना दोनों का, क्योंकि जो लास्ट सेक्शन है वो सेम ही है, तो ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, इट्स ईजी। बट आपको इसमें दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज भी पढ़ना है और आपको केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट भी पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर वारंट केसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। दैट्स ऑल। I'll meet you in the next video. Thank you.